दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स है और जो हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है और हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनसे ये जो तीनों टॉपिक है दोस्तों, इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। पाचन तंत्र के, श्वसन तंत्र के और जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इन तीनों टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। और अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चनों के जवाब पहले से जानते हैं, तो कमेंट में आप आंसर टाइप कर सकते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं दोस्तों। किसी प्रकार की कोई जो क्वेश्चन है पूरा स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं या फिर वॉल्यूम में किसी प्रकार की आप तक सही तरीके से वॉल्यूम में हम नहीं भेज पा रहे हैं, तो ऐसी अगर कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट में ज़रूर टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल आपका है, हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और सब्सक्राइब और जो आप बेल प्रेस का नोट है वो आप नोट कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, आप ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। कलर आपके लिए ब्लैक ले लेते हैं, रेड। निम्न में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? दोस्तों, एग्जाम में प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हम क्वेश्चन नहीं सही तरीके से नहीं पढ़ पाते कि हमें यस पूछा है या नहीं पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या दोस्तों। तो हमसे पूछा गया है खुला परिसंचरण तंत्र किस में नहीं होता? झींगा के अंदर, मोलस्का के अंदर, एनिलिडा के अंदर, ऑर्थोपोडा में। तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा एनिलिडा। एनिलिडा के अंदर दोस्तों खुला परिसंचरण नहीं होता, बंद परिसंचरण होता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन में है, झींगा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा, इसके साथ दोस्तों एक और है कीट, इन सभी के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि एनिलिडा में बंद परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मानव में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है, तो स्त्रियों में कितने प्रतिशत रुधिर कम पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमें सब जानते हैं कि 5 से 6 लीटर रुधिर मनुष्य में होता है, तो हमें बताना है कि पुरुषों में ज्यादा होता है, स्त्रियों में कितने प्रतिशत रुधिर कम होता है? 20 से 25%, 10 से 15, 10 से 5 या 25 से 30%? कितना कम होता है दोस्तों वो आपको बताना है। तो 25 से 30% जो रुधिर है दोस्तों वो स्त्रियों में कम होता है। अगर दोस्तों जो साइंटिस्टों ने जिस पर अलग अलग रिसर्च की है, रिसर्च के बाद जो अनुमान लगाया है दोस्तों, वो ये लगाया है कि पुरुषों के अंदर जो रुधिर होता है वो 5.6 लीटर होता है। ये पुरुषों का है दोस्तों, और महिला का जो है वो है 4.5। तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आप 20 से 25% रुधिर स्त्रियों के अंदर दोस्तों कम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को गाढ़ापन देते हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, वो प्लाज्मा को क्या करते हैं? गाढ़ापन देते हैं। प्लाज्मा में घुली जो मुख्य प्रोटीन कौन कौन सी है दोस्तों? दोस्तों, आपको सीधा सा मतलब ये बताना है कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं वो प्लाज्मा को गाढ़ापन करते हैं। और प्लाज्मा में दोस्तों प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती है? फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। तो दोस्तों ये तीनों प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में पाई जाती है दोस्तों। फाइब्रिनोजेन की बात करें, ग्लोब्यूलिन्स की बात करें या एल्ब्यूमिन्स की बात करें, ये तीनों प्रोटीन जो है वो दोस्तों आपकी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे। रुधिर के पीएच मान कितना होता है? रुधिर का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो दोस्तों रुधिर का जो पीएच मान होता है, ये डायरेक्ट फिक्स आंकड़ा है जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 7.4 जो है वो रुधिर का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल रुधिराणु मतलब आरबीसी के बारे में बात हो रही है दोस्तों। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं या लाल रुधिराणु कोशिका है, उसका जीवन काल लगभग कितने दिन होता है दोस्तों? क्या 100 दिन होता है या फिर 90 दिन होता है या 120 दिन होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी इसका जो जीवन काल है दोस्तों वो 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर परिश्रम के समय एक मजदूर का हृदय कितनी बार धड़क सकता है? कठोर परिश्रम जो करते हैं तो उसका हृदय कितनी बार धड़क सकता है? 100 बार, 72 बार, 180 बार या 50 बार? 150 बार। तो दोस्तों कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर का हृदय 180 बार धड़क सकता है। 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति का हृदय 72 बार धड़कता है दोस्तों, जबकि शिशु अवस्था में यह आंकड़ा जो भ्रूणावस्था होती है उसमें यह आंकड़ा 150 बार का होता है, जबकि कठोर परिश्रम करने वाले में दोस्तों 180 बार का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस जानवर की आरबीसी सबसे बड़ी होती है?
लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों किसकी बड़ी होती है वो आपको बताना है दोस्तों। तो आरबीसी सबसे बड़ी किसकी होती है दोस्तों, तो आरबीसी सबसे बड़ी होती है हाथी की। हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है दोस्तों, जबकि पहला जो ऑप्शन है कस्तूरी मर्ग की आरबीसी सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ी हाथी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, लाल रक्त कोशिका केंद्रक विहीन होती है, ये हमें पता है, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। किस जानवर की लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, तो ऐसे कौन से जानवर हैं जहां आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो लामा, जिराफ, हाथी, लामा, जिराफ, कस्तूरी मर्ग, लामा, जिराफ, ऊंट, लामा, जिराफ, भैंसा। तो दोस्तों ये 3 जानवर हैं, तो हमेशा आपको ध्यान रखने हैं, जो लामा है, जिराफ है, ऊंट है, इनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, लामा, जिराफ और ऊंट। बाकी किसी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी की केंद्रक विहीन होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कोशिका को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो श्वेत रक्त कोशिका को जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका नाम क्या होता है दोस्तों, एक श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और साइंस में दोस्तों उसको ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट ये है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों। और जो थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट वो होती है दोस्तों प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स है उसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को दोस्तों इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसे मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ल्यूकोसाइट। क्या रहेगा दोस्तों, ल्यूकोसाइट इसका सही आंसर रहेगा। श्वेत रक्त कोशिका को किस नाम से जानते हैं, तो ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाने वाली रक्त कोशिका कौन सी है, तो संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक कौन सी रक्त कोशिका पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन पर जिक्र करते हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं दोस्तों, एक सेकंड वेट कीजिए, मात्र एक सेकंड दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, उसके बाद है लिम्फोसाइट या मोनोसाइट। आपने देखा ना, यहाँ लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, और उसके बाद ऑप्शन में था हमारे पास इयोनोसाइट था दोस्तों, ठीक है ना, इयोनोसाइट था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो चारों ऑप्शन में नहीं है, इसका सही आंसर है न्यूट्रोफिल। क्या है, न्यूट्रोफिल आपका सही आंसर होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल दोस्तों सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि मानव शरीर में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, तो उसका सही आंसर है दोस्तों, यहाँ ऐसे लिखते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल रक्त में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी कोशिका भक्षण कोशिका होती है, जो किसी का भी दोस्तों भक्षण कर लेती है, तो मानव शरीर में भक्षण कोशिका कौन सी है दोस्तों, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इनोसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। तो दोस्तों जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल है ये मानव शरीर की भक्षण कोशिका होती है दोस्तों, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे क्वेश्चन, रक्त में बिंबाणुओं की संख्या लगभग कितनी होती है, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो रक्त में बिंबाणुओं की संख्या देखें तो दोस्तों 1,50,000 से 3,50,000 तक प्लेटलेट्स की संख्या होती है, 1,50,000 से 3,50,000 तक। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस समूह में कोई प्रतिजन नहीं होता है, तो दोस्तों जो ओ ग्रुप के कैंडिडेट होते हैं उनमें कोई प्रतिजन नहीं होता है, और किस में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता, तो ए बी के अंदर कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है दोस्तों। ओ ग्रुप है उसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है दोस्तों, ए बी के अंदर कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों कलिया होती है, जबकि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन के अंदर होता है इसका निर्माण, और जबकि पलिया इसका कब्रिस्तान है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, एबियो समूह की खोज किसने की थी दोस्तों, एबियो समूह के खोजकर्ता कौन थे, क्या विनर थे, विलियम हार्वे थे, विनर और कार्ल लैंडस्टीनर थे, या कार्ल लैंडस्टीनर। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो एबियो समूह है इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर अकेले ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, जबकि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे करते हैं। विनर और कार्ल लैंडस्टीनर दोनों मिलकर जो रिसस नामक बंदर था उसमें आरएच फैक्टर ढूंढते हैं, ये दोनों क्या ढूंढते हैं, आरएच फैक्टर को ढूंढते हैं, जबकि कार्ल लैंडस्टीनर अकेला एबियो समूह की खोज करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हृदय में 4 कक्षक होते हैं, ऊपर के 2 बड़े कक्षक को क्या कहते हैं दोस्तों, ये 2 बड़े नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, 2 छोटे हैं। ऊपर के कक्षक कैसे होते हैं, छोटे होते हैं दोस्तों, नीचे वाले बड़े होते हैं। तो 2 छोटे कक्षक को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊपर के कक्षक आलिंद होते हैं नीले, और नीचे के जो बड़े कक्षक होते हैं दोस्तों उनको नीले कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति के रक्त में रक्त दाब कितना होता है, तो दोस्तों सामान्य व्यक्ति के रक्त में रक्त दाब जो होता है वो 120/80 होता है, मतलब 120/80 mmHg। दोस्तों 120 क्या है, 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक। और दोस्तों जो 80 का 80 है वो क्या है, ये है डायसिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक।
ठीक है दोस्तों। तो 120 तो सिस्टोलिक है और 80 डायसिस्टोलिक है। तो सामान्य व्यक्ति में रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से रक्त वाहिकाओं में कौन सा अंतर सही नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको मैं पूरे स्क्रीन पे लेता हूं दोस्तों। निम्न में से रक्त वाहिकाओं में कौन सा अंतर सही नहीं। रक्त वाहिका में दो है दोस्तों, धमनी और शिरा है। धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त तथा शिरा में वी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त, और शिरा के अंदर वी ऑक्सीजन या हम CO2 युक्त रक्त कह सकते हैं। धमनी हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है, बिल्कुल सही दोस्तों, और शिरा हृदय की ओर रक्त लाती है, ये भी सही है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फफूस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, बिल्कुल दोस्तों, सभी धमनियां शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फफूस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। सभी शिरा में अशुद्ध होता है, लेकिन फफूस शिरा के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। तो आपसे पूछा है कौन सा अंतर सही नहीं है, तो सभी इसके क्या है दोस्तों, सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व में कौन से ग्रुप के व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। इसके ऑप्शन यहाँ है। विश्व में सबसे अधिक किस ग्रुप के व्यक्ति रहते हैं दोस्तों। ओ नेगेटिव के, ओ पॉजिटिव के, ए बी नेगेटिव के, या फिर दोस्तों ए बी प्लस के। तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक व्यक्ति हैं ओ पॉजिटिव के, लगभग ये 38% का आंकड़ा ऐसा है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ओ पॉजिटिव वाले दोस्तों। और सबसे कम विश्व के अंदर ए बी नेगेटिव की संख्या दोस्तों जो 0.36% है। सबसे कम ए बी नेगेटिव के लोग आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा ग्रुप सभी को अपना रक्त दान कर सकता है दोस्तों। यूनिवर्सल डोनर की बात हो रही है। यूनिवर्सल डोनर कौन है दोस्तों, ए बी नेगेटिव, ए बी प्लस, ओ नेगेटिव, ए बी प्लस। तो ओ नेगेटिव जो होता है दोस्तों वो होता है यूनिवर्सल डोनर, और जो ए बी प्लस होता है दोस्तों वो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि राम का जो रक्त समूह है दोस्तों ओ प्लस है, तो वह किसे रक्तदान कर सकता है दोस्तों। आपको अगर किसी का भी रक्त जो है वो प्लस ग्रुप का है, तो दोस्तों अगर दान करने की बात आएगी तो वो दोस्तों ओनली फॉर प्लस वाले को ही दान कर पाएगा। अगर इसको लेने की बात आएगी कि ये किसका ले सकता है, लेने की बात अगर आती है दोस्तों, तो ये माइनस वाले का भी ले सकता है, प्लस वाले का ले सकता है। लेकिन यहाँ पे दान करने की बात आए तो ये प्लस वाले को दान करेगा। ए प्लस वाले को दान कर सकता है, ए बी प्लस वाले को दान कर सकता है, क्योंकि ओ है, ये तो यूनिवर्सल डोनर होता है तो सभी को दान कर सकता है। तो प्लस प्लस वालों को ही दान कर सकता है, माइनस वालों को दान नहीं कर पाएगा प्लस ओ ग्रुप वाला व्यक्ति। तो ए प्लस को दान करेगा, बी प्लस को दान करेगा, ए बी प्लस को दान करेगा, ओ प्लस को दान करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मान लो कि आपका रक्त ग्रुप, इसके ऑप्शन को मैं यहाँ रखता हूँ, सभी आप स्क्रीन पर देखें। मान लो कि आपका रक्त ग्रुप ए बी माइनस है, ये सपोज किए आपका है, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हमने सपोज किया ए बी नेगेटिव है। और आपने टीवी पर देखा कि एक अस्पताल के अंदर एक रोगी रक्त की कमी के कारण अंतिम सांस ले रहा है। आप उसे रक्त देने पहुंचे, मतलब आपके बीच के अंदर भक्ति की भावना जागी और उस रोगी के प्रति आसवान हुए, आपने शाश्वत हुए और आप रक्त देने पहुंच गए। जिसका रक्त ग्रुप ए बी नेगेटिव है, आपका भी ए बी नेगेटिव है, उसका भी ए बी नेगेटिव है, क्या आप उसे रक्त दे पाएंगे। हम इस बात से सहमत नहीं है, मतलब आप रक्त नहीं दे पाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने, मतलब आपने वहां जाकर समय अपना खराब किया है, कोई आपको फल नहीं मिला, रोगी मर जाएगा, आपने रख दिया, रोगी मर जाएगा। हम इस बात से सहमत हैं। मतलब आप दोस्तों बात को समझें कि अगर आपका रक्त ए बी नेगेटिव है दोस्तों, आपका रक्त ए बी नेगेटिव है, उसका भी ए बी नेगेटिव है, तो ए बी नेगेटिव वाले का रोल क्या होता है कि अगर कोई ए बी नेगेटिव का, ए बी नेगेटिव ही नहीं दोस्तों, चाहे ए नेगेटिव है, चाहे बी नेगेटिव है, चाहे ओ नेगेटिव, नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है रक्त दान करता है, तो वो नेगेटिव वाले को भी दान कर सकता है और पॉजिटिव वाले को भी दान कर सकता है, दोनों को दान कर सकता है। इसका मतलब ए बी नेगेटिव है दोस्तों, वो अगर रक्त देना चाहे तो ए बी प्लस वाले को भी दे सकता है और ए बी माइनस वाले को भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब है। नेक्स्ट चलते हैं, एक यूनिट रक्त का मान कितना होता है दोस्तों। तो एक यूनिट रक्त जो है उसका मान होता है 450 ml। ठीक है दोस्तों, एक यूनिट रक्त का मान कितना होता है, 450 ml होता है। और अगर ग्राम में देखें तो दोस्तों 477 ग्राम आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 477 ग्राम मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिवर्ष कितने यूनिट ब्लड भारत में उपलब्ध होता है दोस्तों। भारत में 4 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, लेकिन मात्र 4 लाख यूनिट ही भारत को ब्लड मिल पाता है, मतलब 10 गुना रक्त की भारत में कमी रहती है, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। निम्न में से लसिका के बारे में कौन सा कथन सही है नहीं है, वो आपको बताना है दोस्तों। तो जिस प्रकार दोस्तों आपको पता है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें लसिका भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम में काम यूज होता है, भाग लेता है, चना हुआ रक्त के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती है, बिल्कुल दोस्तों, इसमें बहुत सारी श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण इसको लिम्फोसाइट कहते हैं। लसिका उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में रक्त बहता है, लसिका में एक ही डायरेक्शन में रक्त बहता है दोस्तों।
लसिका एक प्रकार का द्रव्य है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करती है, ये भी सही है। हमें क्या पूछा है दोस्तों, सही नहीं है, तो यहाँ सभी कथन सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। लसिका के बारे में चारों स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। उसके बाद है सामान्य अवस्था में मनुष्य में 1 मिनट में सामान्य अवस्था में मनुष्य की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। हृदय की धड़कन को कंट्रोलिंग कौन कर सकता है, नियंत्रित कौन कर सकता है दोस्तों, तो ये कर सकते हैं नियंत्रित थायरोक्सिन और एड्रेनलिन जो हार्मोन होते हैं दोस्तों, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन वो हृदय की धड़कन को क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल कर सकते हैं, ये इनमें एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। हाँ जी, इधर है दोस्तों। 26 क्वेश्चन हो गए, 27वें क्वेश्चन पर हमें जाना था। हाँ जी दोस्तों, ये आगे उसके बाद है क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखेंगे, निम्न में से कौन हृदय की गति को बढ़ाता है? क्या अम्लीयता बढ़ाती है, क्षारीयता? तो अम्लीयता जो दोस्तों हृदय की गति को बढ़ा देती है, जबकि क्षारीयता जो है वो हृदय की गति को वो कम करती है। क्षारीयता क्या करती है दोस्तों, हृदय की गति को कम करता है, अम्लीयता जो हृदय की गति है उसको बढ़ाती है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि RH पॉजिटिव का रक्त ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, वो RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त देता है, तो प्रथम बार कम मात्रा होने पर कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन दूसरी बार इसी प्रकार रक्ताधान के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है? अगर दोस्तों पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त देता है तो प्रथम बार तो कम मात्रा होने पर कोई ज़्यादा प्रभाव दोस्तों नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी बार भी इसी प्रकार का होता है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त दे देता है, तो क्या पॉजिटिव वाले की मृत्यु होगी, नेगेटिव वाले की मृत्यु होगी, दोनों की होगी या डॉक्टर की होगी? तो दोस्तों नेगेटिव वाले की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट है, नासिका गुहा में पाए जाने वाले जो पतली झिल्ली में होने वाले, मतलब इस देश में कुछ ना कुछ आएगा दोस्तों, यहाँ जो देश छोड़ रखा है, पतली झिल्ली में होने वाले रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्षाब, धूल के कण, पराग के कण, फफूंद आदि को दूर कर शुद्ध वायु कौन करता है? मतलब दोस्तों नासिका में जो धूल के कण होते हैं, पराग के कण, फफूंद वगैरह होते हैं, उनको शुद्ध कौन कर सकता है? क्या नायिका कर सकती है, नासामार्ग कर सकता है, ग्रसनी कर सकती है, मेहन बाल? तो दोस्तों नासिका में आपने देखा होगा हमारा जो नाक है वो नासामार्ग से 2 भागों में बंटा होता है, उसमें कुछ मेहन बाल पाए जाते हैं। ये बाल क्या करते हैं, पराग कण, धूल के कण और फफूंद को शुद्ध करते हैं, उनको हटाते हैं किससे, वायु से, ताकि वो आसानी से फेफड़ों तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? हम पता है जो श्वास प्रक्रिया होती है वो नासिका से ग्रहण करते हैं, लेकिन द्वितीय अंग के रूप में मुख काम करते हैं दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा सर्दियों में नाक जाम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, तो हम अपनी श्वसन प्रक्रिया मुख से लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वास नली और आहार नली के मध्य स्विच के रूप में कार्य कौन करता है? एक स्विच के रूप में कार्य कौन करता है दोस्तों श्वास नली और आहार नली के मध्य? तो दोस्तों स्विच के रूप में काम करने वाला जो है वो उसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो दोस्तों है वो स्विच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन आपको दे रखे हैं, सही नहीं है वो आपको बताना है। मुख से ग्रहण वायु मुख गुहा में प्रवेश करती है, अगर मुख से हमने वायु ग्रहण की है तो वो मुख गुहा में जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली। नासिका से ग्रहण करें वायु शुद्ध होती है, अगर हमने मुख और नासिका दोनों की कंपेयर करें तो मुख से ग्रहण की गई जो श्वास है वो नासिका की तुलना में कम शुद्ध होती है। कंठग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाला स्वरयंत्र होता है, बिल्कुल जो डायफ्राम होता है स्वरयंत्र होता है वो कंठग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। मुख से ग्रहण की गई वायु नासिका से ग्रहण की गई वायु की तुलना में शुद्ध होती है, नहीं, नासिका से ग्रहण की गई वायु मुख से ग्रहण की गई वायु की तुलना में शुद्ध होती है, लेकिन मुख वाली शुद्ध नहीं होती दोस्तों, तो ड नंबर गलत है। नेक्स्ट है, सौर यंत्र कितने प्रकार के उपास्थि छल्लों से मिलकर बना होता है दोस्तों? तो हमारा जो सौर यंत्र है वो 9 प्रकार के उपास्थि छल्लों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हवा के भाव से कंपकंपी पैदा करता है और अलग अलग प्रकार की ध्वनियां कौन उत्पन्न करता है दोस्तों? श्वसनिका, ग्रासनाल, डायफ्राम या मुख्य गुहा? तो दोस्तों अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियां उत्पन्न होती है वो डायफ्राम में होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वास को वक्ष स्थल तक कौन पहुंचाती है? श्वास जो है उसको वक्ष स्थल तक पहुंचाने का काम किसका है दोस्तों? फेफड़े का, श्वसनिका का, स्वरयंत्र का या श्वास नली का? तो दोस्तों श्वास को वक्ष स्थल मतलब गर्दन तक आगे पहुंचाने का काम श्वास नली का होता है। नेक्स्ट है, श्वसनी और ब्रोंक्यूल मिलकर एक वक्षनुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ये जो ब्रोंकियल होता है, श्वसनी होती है, ये मिलकर एक वक्षनुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। तो इन शाखाओं के अंतिम छोर पर क्या पाए जाते हैं? तो क्या कुपिकाएं पाई जाती है, वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, या दोनों? तो दोस्तों यहाँ पे दोनों पाई जाती हैं, कुपिका भी पाई जाती है और वायु प्रकोष्ठ भी पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फेफड़े किस रंग के होते हैं? क्या फेफड़े हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, भारी गुलाबी रंग के होते हैं, या फिर दोस्तों हल्के नीले रंग के होते हैं या भारी नीले रंग के होते हैं?
अब दोस्तों पढ़ तो सभी ने रखा है, फेफड़े गुलाबी रंग के होते हैं, लेकिन कैसे गुलाबी, हल्के गुलाबी या भारी गुलाबी? तो दोस्तों फेफड़े हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्येक फेफड़े में स्पंजी ऊतकों से बना होता है, प्रत्येक फेफड़ा जो है स्पंजी ऊतकों से बना होता है। तो कितने मिलियन पुपिकों से मिलकर बनता है प्रत्येक फेफड़ा? तो दोस्तों लगभग 30 मिलियन पुपिका से मिलकर प्रत्येक फेफड़ा बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन फेफड़ों के बारे में असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। पहला कथन है दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से चौड़ाई में अधिक होता है। बिल्कुल दोस्तों, दायां फेफड़ा चौड़ाई में अधिक होता है और बायां फेफड़ा लंबाई में अधिक होता है। बायां फेफड़ा 2 भागों में बंटा होता है और दायां फेफड़ा 3 भागों में होता है। बिल्कुल दोस्तों, फेफड़े हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बिल्कुल, पुरुषों के फेफड़े महिलाओं के फेफड़ों की तुलना में कम भारी महसूस होते हैं। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। पुरुषों के फेफड़े जो होते हैं वो महिला के फेफड़ों की तुलना में अधिक भारी महसूस होते हैं। तो केवल एक गलत है। एक गलत वाला कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? 4 नंबर है, ड नंबर। जीवाणु, प्रोटिस्टा और ऑर्थोपोडा में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है दोस्तों? तो इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जीवाणु, प्रोटिस्टा, ऑर्थोपोडा, इसके अंदर होता है दोस्तों प्रत्यक्ष श्वसन होता है, डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। मतलब इनमें श्वसन अंगों के लिए, इनमें श्वसन की प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार के अंगों की जरूरत नहीं होता, डायरेक्ट श्वसन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रुधिर द्वारा जल से ऑक्सीजन को लेना और शरीर के ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना क्या कहलाता है? दोस्तों हमें पता है, हम जो मनुष्य होता है, स्तनधारी होता है, वो जल से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, जबकि मछलियां वगैरह जल से आसानी से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है, जल में ऑक्सीजन होती है। लेकिन हमारे जो श्वसन तंत्र है वो उस जल से ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाता है, जबकि जीव जंतु कर लेते हैं। तो ऐसे कौन से जीव है जो जल से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं? उनको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं दोस्तों एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य श्वसन होता है दोस्तों, जो जल से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं उनमें। ग्लूकोज के अवायवीय श्वसन में ईस्ट की उपस्थिति से क्या उत्पन्न होता है? दोस्तों जो ग्लूकोज होता है उसका अवायवीय श्वसन हम करते हैं तो ईस्ट से क्या उत्पन्न होगा? तो ईस्ट से एथिल एल्कोहल उत्पन्न होता है दोस्तों, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिससे पेशियों में अकड़न व दर्द पैदा होता है। इसका सूत्र क्या है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल का दोस्तों जो सूत्र होता है वो 2CH3CHOH ये जो ऑप्शन नंबर तय है ये लैक्टिक अम्ल का दोस्तों सूत्र है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जो प्रतिदिन दौड़ लगाते हैं या चलते रहते हैं, कुछ व्यक्ति जो प्रतिदिन नहीं चलते, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन नहीं चलते दोस्तों, लेकिन कभी कभार चलते हैं, कभी कभार दौड़ लगाते हैं, तो उनकी जो पिंडलियां होती है दोस्तों उसके अंदर जमाव पैदा हो जाता है और जिससे वो आगे बढ़ने में दिक्कत महसूस होती है। तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, क्योंकि उनकी पिंडलियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिससे वो भाग नहीं पाते दोस्तों, दर्द महसूस होता है उन्हें। तो ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र था। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भाग कितना होता है दोस्तों? श्वसन भाग को आरक्यू बोलते हैं। आरक्यू रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो अलग अलग होता है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट का एक होता है पूरा। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जुड़कर विभिन्न ऊतकों तक पहुंचती है दोस्तों? तो ऑक्सीजन के 2 भाग होते हैं दोस्तों, 97% जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऊतकों तक पहुंचती है, जबकि दोस्तों 3% जो ऑक्सीजन है, 3% ऑक्सीजन है दोस्तों, वो क्या करती है? खुली हुई अवस्था में रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों, CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? तो CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होती है CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में। 7% CO2 घुली अवस्था के अंदर रहती है। 23% जो ऑक्सीजन है CO2 है दोस्तों, वो ऑक्सीकार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। इस तरह से 100% इसके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक सेकेंड वेट करना पड़ेगा दोस्तों, ये आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे, इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? तो लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? रिचर्ड अल्टमैन, अल्बर्ट क्लाउड डी ड्यूवे या टी बोवरी? तो लाइसोसोम के खोजकर्ता थे डी ड्यूवे। रिचर्ड अल्टमैन ने क्या किया था दोस्तों? रिचर्ड अल्टमैन ने माइक्रोकाइंडिया का खोज किया था। अल्बर्ट क्लाउड ने क्या किया था? अंत्यद्रव्य जालिका की खोज की थी। टी बोवेरी ने क्या किया था? तारकाई की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली होती है। जिसमें नहीं होती उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें होती है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं दोस्तों। तो नीलहरी शैवाल के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की जो केंद्रक झिल्ली है या केंद्रक का आवरण है या केंद्रक जो है वो नीलहरी शैवाल में नहीं होता है। नेक्स्ट है, किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो राइबोसोम जो है उसको दोस्तों प्रोटीन कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों? तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है दोस्तों?
सैलिवरी ग्लैंड, लिवर ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड या पैनक्रीज। जो पैनक्रीज है दोस्तों, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। जो दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि है, पैनक्रीज जो है उसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के सामने आपके सामने कुछ जो डाटा है, जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट साइंस के, वो रखे हैं दोस्तों, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, साइंस अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इसके काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और अगर आप लगातार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहेंगे तो आपके जो भी साइंस से संबंधित प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी दोस्तों, अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी देखते रहते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें दोस्तों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिल पाए दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों न्यू वीडियो के साथ। अगर एक बार देखने से आपको समझ नहीं आ रहा तो दो बार देखें, ताकि ये जो 50 क्वेश्चन है जो हमने निचोड़ निकाला है टॉपिक्स का, जिसमें हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसमें हम कवर लेके आए, क्वेश्चन आपने देखा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा और कुछ एक दो कोशिका के क्वेश्चन भी हमने डाल दिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल पर विजिट करते रहें लगातार, ही इस परिवार को अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।